उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज्य को बदलूंगा। क्या जानते हैं आप झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? हम उस राज्य से आते हैं जहां एक संसद ने सीने में 12 गोली खाई थी। हम उस झारखंड से आते हैं जहां एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोली खाई थी सांसद ने। क्या सुनने में अच्छा लगता है? तब आप झारखंड को नहीं जानते हैं। झारखंड हमने बनाया है भैया। निर्मल महतो के सीने में गोली लगी थी, तब झारखंड का चर्चा दिल्ली में हुआ था। तब राजीव गांधी को पता चला था कि हाँ, झारखंड की डिमांड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार ये श्रीमान, ये नियम कानून, एक बार एग्रेशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाकी यूथ डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है, फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है। पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिए। बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं, सुनने में नहीं। आप तब झारखंड राज्य को नहीं समझते हैं सन्नी जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं, आप नहीं समझते हैं झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं? क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। एग्रेशन का मतलब है कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं। एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पलना नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है निडर होके, निष्पक्ष होके झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग धरने बैठे हैं, आज सीजीएल के जेएसएससी कार्यालय के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं। आंदोलन रोज होता है, लेकिन जयराम महतो एक 50 लड़कों के आंदोलन से आज सीएम का फेस बन के कैसे सामने आया? इस सवाल का उत्तर कोई दे। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है, जयराम महतो ही क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी, जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। साफ शब्दों में झारखंड चाहता था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? बेरमो कठारा की घटना है, वहां एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंस को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फ़ोन लगाते हैं, तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज़ आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। 24 साल आपने चला लिया श्रीमान करके, 24 साल आपने चला लिया नियम कानून की बात करके। हमें लगता है कि एक एग्रेसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए और मेरा यही एग्रेशन मुझ में रहेगा। क्योंकि मैं ना संजय मेहता जी के तर्ज पे मैं बरी से आता हूं, ना मैं चौपारण से आता हूं, ना मैं गढ़वा से आता हूं, मैं धनबाद से आता हूं। मैं एक घटना सुनाता हूं सुरेश महतो की, और विधायक मैडम बैठी हैं, हालांकि उस समय वो बहुत किस्सा पुराना है। वो झरिया विधानसभा की घटना है, वो भोरा क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। उनको मारा गया था, उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज्य को बदलूंगा। वे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस दुनिया में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिनको लगता है कि शायद वो सारा धन एकत्रित करके स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ सुख भोग सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के लोग शामिल होंगे, विपक्ष के लोग शामिल होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आदरणीय शिल्पी जी कह रही हैं कि अगर वो जनता जानती है, तो जनता को मालूम है कि किस प्रकार से जेपीएससी की परीक्षा होती है। उनमें जब रिजल्ट आता है तो विधायक जी के रिश्तेदार होते हैं। इसमें 24 वर्षों से जिन लोगों ने राज्य की सत्ता को संभाला है, 24 वर्षों से जिन लोगों ने इस राज्य की सरकार को चलाया है, पक्ष बन के विपक्ष बन के, सबका उसमें हिस्सेदारी होता है।
तो इसलिए जिस दिन वो इस बात को मानेंगे कि हमें एक समानतापूर्वक जीवन जीना है, हम लोग वास्तव में इंसान मनुष्य तभी हैं जब दूसरे की दर्द, दूसरे की तकलीफ और पीड़ा को देखकर हम भी पीड़ित होते हैं, तब शायद ये माहौल बदले। लेकिन फिलहाल ऐसे परिवेश में ये बुद्ध का देश भले है, लेकिन आज बुद्ध के विचार बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई शांतिप्रिय तरीके से इस प्रकार के रास्तों से हटेगा। मैं बनावटी इंसान नहीं हूं। उस मीटिंग में 52 मिनट डिस्कशन हुआ था, मैंने 52 मिनट के बाद मुंह खोला था, और ये तो मीडिया चल रही थी और कैमरा में कैच हो रहा था, इसीलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका। मां कसम हम किसी के मुंह में पटकते, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। यही विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में एक कंपनी, एक एजेंसी ने टेंडर लिया है, मजदूरों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ रिजिग्नेशन लेटर पे साइन करा गया। इस भारत में कहां होता है यार? मैं आक्रामकता की बातें करता हूं, कारण कौन है? रिजिग्नेशन लेटर पे साइन कराया गया है, कौन देगा उत्तर? भारत देश में 4 स्तंभ है कहने को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ज्वाइनिंग? ताजुब की बात है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है और उनको साइन भी करा लिया है। क्या बोलते हैं आप? रिजिग्नेशन लेटर, रिजाइन लेटर में भी साइन करवाया गया है। और एक घटना गोमिया की, जब मेरा सभा था बेरमो में, वो लड़का आया, उसने कहा कि जो एजेंसी है उनको पेमेंट देना होता है 20,000, लेकिन मेरा शर्त है उनका कि 20,000 आपके अकाउंट में देंगे, आपको 8,000 रिटर्न करना होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। उसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप बनावटी लोग हैं, असल लोग नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे अंदर की आक्रामकता कम हो, आप चाहते हैं मेरे अंदर की उग्र भावना कम हो, तो आज प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आज माननीय मंत्री दीदी बैठी हैं, आज माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री 3 मंत्री बैठे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे, सांसद महोदय बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलहाल पालनहार हैं बैठे, आज विधायक मैडम बैठी हैं, यहाँ भी एक विधायक बैठे हैं, यहाँ भी एक विधायक बैठे हैं। ये लोग तय करें कि इस प्रकार का जुल्म, शोषण, अत्याचार एक आम व्यक्ति पे, यानी जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जयराम महतो प्रेम की कविताएं लिखेगा, इनकलाब की बातें नहीं करेगा। जयराम जी, कि अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई से अगर हजारों स्टूडेंट को एक उम्मीद मिलती है, अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और हजारों किसानों की खुशहाली आती है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा, हालांकि ऐसे मंचों पे जहाँ एकेडमिक लोग आके सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आके सुन रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मेरा जो करैक्टर है वो सबके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बेरमो कठारा की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंस को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फ़ोन लगाते हैं, तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज़ आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे, अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अलग राज्य की लड़ाई जिन मुद्दों के साथ लड़ी गई थी वही मेरे मुद्दे होंगे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो सोच के साथ इस राज्य को अलग किया गया था कि जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा, जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के किसानों के पास क्या स्वतंत्रता होगी, मेरे मुद्दे वही होंगे। झारखंड जो हमारे झारखंड के नाम में ही छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन का एक भूभाग, और हमारी जो निरंतर लड़ाइयाँ रही हैं आदिकाल से वो इसी विषय को लेकर रही हैं। तो जब मैं विधानसभा के चुनाव में जाऊंगा, मेरा पहला मुद्दा इस राज्य में एक सुदृढ़ स्थानीय नीति का रहेगा। चूँकि मैं जिन क्षेत्रों से आता हूँ वो कोयलांचल का क्षेत्र है। आज भी मैं जब कोयलांचल से होकर आया तो लोगों ने अपनी समस्याओं को लगभग 15-20 आवेदन मेरे पास पड़े। जब मैं एक सामान्य सा बालक हूँ, मैं एक साधारण सा बालक हूँ और मुझे प्रतिदिन 15 से 20 समस्याओं को सुनना पड़ता है, जो समस्याएं होती है ज़मीन से संबंधित। इसलिए मेरा मानना है कि ज़मीन संबंधित जो कानून जो आज हमारे राज्य में हैं भी, CNT, SPT, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं
उनके मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद भी प्रभावी रूप से लागू ना हो न पाना, प्रभावी रूप से उन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाना, उनको संरक्षण ना दे पाना एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मेरा मानना यही है, जो कि मैं किसान वर्ग से भी संबंध रखता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो ज़मीन संबंधित मुद्दे हैं वो मेरे प्राथमिक मुद्दे होंगे। उसके बाद आज छात्रों की समस्या देख सकते हैं। आज CGL के छात्र, JSSC CGL के छात्र आज धरने पर बैठे हैं। विगत जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में धांधली हुई, इस एग्ज़ाम में धांधली का मामला सामने आ रहा है। तो निश्चय एक बेहतर नियोजन नीति हो और इस तरीके से एग्ज़ाम को लिया जाए कि धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, और महत्वपूर्ण सबसे कि अन्य राज्य से लोग जो हमारी हकमारी कर रहे हैं वो कम से कम रुके। उसके लिए मेरे पास मेरी योजना होगी कि हम लोग प्रखंड स्तरीय भाषा के आधार पर एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 15-16 इस बात का उल्लेख करता है कि हम जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम उद्गम स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग अगर सरकार में आते तो इस विषय पर सोचेंगे कि जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होंगी वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आंख का तारा इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना इसका मतलब क्या होता है। तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल को उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहाँ सवाल ये रहेगा, मान के चलिए मैं धनबाद के तोपचांची ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ एक मुहावरा चलता है, पखर तरे हाथ करे करे झाँक, ना ये राजस्थान को समझ में आएगी, ना ये उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इससे क्या होगा कि नियम भी बना रहेगा और हमारी जो नौकरियों में हकमारी हो रही है वो भी सुरक्षित रहेगी। के द्वारा जो एविडेंस साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो प्रथम दृष्टि से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार भी जो CGL का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और मुझे लगता है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुआ था, अगर उसका जो लोग दोषी हैं, अगर वे दोषी लोग पकड़े जाते हैं, अगर उन पर कार्रवाई होती, तो शायद इस बार उनका मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने SIT का गठन किया, आपने समय मांगा, आपको समय मिला, उसके बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुई थी, जो 28 जनवरी 2024 को जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपका कठोर निर्णय ना ले पाना गवर्नमेंट का, आपका क्विक डिसीजन ना ले पाना उन लोगों का मनोबल को बढ़ा रहा है। हमने कोल माफिया सुना था, हमने लैंड माफिया सुना था, अब यहाँ पेपर माफिया जैसे मामले सामने आ रहे हैं। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इस पर आप मौन नहीं रह सकते हैं, ये तो आपको तय करना होगा, इस बात को आपको मानना होगा। क्योंकि पिछली बार हमारे ही 15 साथियों पर FIR हुआ था, आज भी उस मुकदमे के कारण हमारे प्रत्याशी रांची के हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जेल गए, उसी मुकदमे के कारण गए थे। तो जाहिर सी बात है वो हाईलाइट तभी हुआ जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी थे, SIT का गठन हुआ। लेकिन आज परिणाम और निष्कर्ष आपके सामने क्या है, यानी आप लोग उन माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य आप स्वयं कर रहे हैं। तो ये तो आपको तय करना है कि आप छात्रों के साथ हैं या पेपर माफियाओं के साथ है, ये सरकार को आके तय करना है। यदि आप पेपर माफियाओं के खिलाफ हैं तो पिछली बार जो आपने SIT का गठन किया था उसका निष्कर्ष क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, दोषी कौन लोग हैं, वो कटघरे के पीछे कब होंगे, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। CGL JSSC के तमाम 6 लाख अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, सूर्या जी से यही सवाल रहेगा। आप सत्ता के में भी रहे, पिताजी ये की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ? हम लोग अकेले ठीक हैं सर। चुनाव के बाद भी? तो चुनाव के बाद क्यों, हम लोग जनता से हम लोग आशा और अपेक्षा रखें हैं कि हम लोग को अकेले इतनी ताकत दी जाए कि इस राज्य के लिए बेहतर और भला कर सकें। तो आप 81 सीट पर लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद जो भी स्थिति हो आप कहीं नहीं जा रहे हैं? जी, हम लोग लगभग 70 सीटों से आवेदन मिला है, वहाँ तो लड़ना ही लड़ना है। बाकी सीटों पर अगर अच्छे प्रत्याशी दमगर मिले तो निसंदेह हम लोग 81 सीटों तक पहुँचेंगे और चुनाव लड़ेंगे।